नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अचानक से डोनाल्ड ट्रंप पर हमले तेज हो गए हैं अमेरिका के अंदर, और बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप का प्लेन क्रैश होते होते बाल बाल बचा है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की जान भी बाल बाल बची है, क्योंकि उसी प्लेन में, उसी हेलीकॉप्टर में सवार होने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप। तो बड़ी खबर क्या है? अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के अलर्ट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान कई बार ट्रंप पर हमले की प्लानिंग कर चुका है, लेकिन सुरक्षा के घेरे के मजबूत होने की वजह से ट्रंप बाल बाल बच गए। 28 फरवरी 2026 को अमेरिकी हमले में सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हुई। उसके बाद से ईरान खून का बदला खून से चाहता है। तेहरान का मानना है कि अगर ट्रंप रास्ते से हट जाते हैं तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दबाव कम होगा, अमेरिका बैकफुट पर आएगा और इजराइल भी पीछे चला जाएगा। यह सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। जरा इस तस्वीर को फुल स्क्रीन आप देखिए कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का मार्टिन 1 हेलीकॉप्टर नीचे उड़ रहा है और ऊपर एक पैसेंजर जेट जा रहा है, और बीच की दूरी जो है वो महज 2 किलोमीटर है। ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये दूरी कम होती तो दोनों में टक्कर हो सकती थी और डोनाल्ड ट्रंप का जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश भी हो सकता था। जाहिर सी बात है, इसमें साजिश की बू आती है, लेकिन सवाल ये क्या इसके पीछे ईरान है। अब जरा कल की तस्वीर आपको दिखाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने जब हेलीकॉप्टर मरीन 1 से उड़ान भर रहे थे, तभी की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां उनका हेलीकॉप्टर विमान से टकराने से बाल बाल बचा, यानी कि क्रैश होते होते रह गया। नियम क्या कहता है? नियम यह कहता है कि कम से कम 2 विमानों के बीच 2.5 किलोमीटर की दूरी और 500 फीट की ऊंचाई होना अनिवार्य है, लेकिन घटना में यह नियम टूट गई। चौंकाने वाली बात यह है कि इसी तरह की गलती की वजह से जनवरी 2025 में 67 लोगों की जान जा चुकी थी। एक बार फिर आप तस्वीर देखिए और देखिए कितना क्लोज कॉल था। डोनाल्ड ट्रंप कैसे बाल बाल बचे हैं इस हादसे में। जब से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है, तब से डोनाल्ड ट्रंप अपने दुश्मनों के निशाने में। यह बात डोनाल्ड ट्रंप खुद कबूल कर चुके हैं कि ईरान उनकी जान के पीछे पड़ा है। अभी हेलीकॉप्टर वाली घटना तो आपने देख ली, कुछ घटनाएं और देखते हैं जो सीधे ये साबित करने के लिए काफी है कि ट्रंप के खिलाफ ईरान किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। 4 अगस्त को ट्रंप के कैलिफोर्निया स्थित गोल्फ क्लब के एक शख्स को वहां से अरेस्ट किया जाता है, जिसके पास से भरी हुई पिस्टल, गोलियां मिलती है। ट्रंप के गोल्फ क्लब में आरएनसी के कार्यक्रम के दौरान 2 दिन पहले गिरफ्तारी होती है। बताया जाता है कि वहां की सुरक्षा व्यवस्था का वीडियो बना रहा था। आरोपी के घर की तलाशी लेने पर बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद होते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट और कुछ नोटबुक्स भी मिलते हैं जो सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े करते हैं। 5 अगस्त अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने हेलीकॉप्टर मरीन 1 से उड़ान भर रहे थे, और तभी एक प्लेन उनके रूट में आ जाता है, जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश होने से बाल बाल बच जाता है। अमेरिकी जांच एजेंसियां इस चूक को बहुत गंभीरता से ले रही है और उसके पीछे की मामले की जांच भी करवा रही है। एफबीआई ने हाल ही में अमेरिकी अदालतों में ऐसे चार्जशीट दाखिल किए हैं जो बताते हैं कि अमेरिका के अंदर ईरानी तंत्र बहुत जबरदस्त तरीके से एक्टिव है। इसमें पैसा देकर भाड़े के हथियारों को हायर करने और ट्रंप के कार्यक्रम की रेकी करने की साजिशें भी शामिल है। अभी हाल ही में आपको याद होगा, मैंने खबर आपको दिखाई थी कि ईरान ने बाकायदा मिलानिया ट्रंप के दिन भर के कार्यक्रम को रेकी करके, रूट करके एक रूट भी जारी किया था और एक वीडियो भी जारी किया था कि वो कब कब कहां जाती है, कहां से शॉपिंग करती है और कहां से वो बाकी चीजें खरीदती हैं। गाड़ी में कितना वक्त गुजारती हैं, लाइब्रेरी में कितना वक्त, शॉपिंग में कितना वक्त, सारी डिटेल्स ईरान के पास थी। और डोनाल्ड ट्रंप भी कई सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि ईरान उनकी हत्या करवाना चाहता है। All of it's gone. Everything's gone. Their leaders are gone. They had leaders, they're gone. And they had another set of leaders, they're gone. Now they have another set of leaders, they may be gone. Who knows? And you know what? I may be gone too, because I'm their number one target.
It's out all over the place. I'm their number because they're scum. That's the way they act, and that's the way they've done it for 47 years. बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टन डीके पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ इमरान खोखर, ईरान मामलों की जानकार, और थोड़ी देर में अहमद मस्ती खान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, अमेरिका से सीधे लाइव। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल मैं माथुर सर आपसे करना चाहूंगा, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई ईरान की कॉन्स्पिरेसी है, या आपको लगता है कि ईरानी प्रॉक्सी यूएस के अंदर एक्टिव है? क्योंकि 28 फरवरी के बाद से अमेरिका में आपने देखा होगा मास शूटिंग की घटनाएं भी बहुत बढ़ी हैं, और ट्रंप पर ये वाला मिला के, ये जो अभी हम इंसिडेंट देख रहे हैं, ट्रंप के आसपास हादसे के जो इवेंट हमने देखे हैं या फिर अटैक के इवेंट देखे हैं, वो 5-6 अभी तक हो चुके हैं पिछले 4-5 महीनों में। जी माइक चेक कीजिएगा सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी। जय हिंद विवेक। जय सर। ईरान का इसमें डायरेक्ट हाथ है अथवा नहीं है, इसको हम जांच का कर विषय सकते है। हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, लेकिन इस बात की संभावना को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। संभावना है। ईरान ने एक टारगेट लिस्ट बना रखी है। उस टारगेट की लिस्ट में जो उन्होंने जारी करी थी, उसमें ट्रंप का पूरा परिवार है, उनके बेटे, उनकी पत्नी, सब लोग उसके अंदर शामिल हैं। तो संभावना इस बात की है कि जब उन्होंने इस तरीके का एक प्लान ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है, तो हो सकता है उसमें इनका हाथ हो, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, किसी भी राष्ट्राध्यक्ष, कोई भी हो, कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, उनकी सुरक्षा में सेंध लगना ये कोई इंडिविजुअल थ्रेट का मामला नहीं होता है विवेक। ये पूरे के पूरे राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर एक बात होती है। और मेरा ये मानना है कि अगर इसको होने से बचा लिया गया है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसीज ने अपना काम थोड़ा ठीक से किया। लेकिन जिस प्रकार से हर एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, जहां तक सवाल, जैसा आपने कहा कि ऐसे लोन वुल्फ अटैकर्स की बढ़ गई है वहां पर घटनाएं, ये अमेरिका में होता रहता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा कभी अमेरिका में पहले हुआ नहीं है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। कोई आया स्कूल में जाकर के 10-20 बच्चों को खत्म कर दिया, कोई ने मॉल में फायरिंग कर दी अंधाधुंध। तो इस प्रकार की हरकतें होती रहती हैं। लेकिन एक बात निश्चित है कि पिछले कुछ समय में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, सही गलत ये बात नहीं, उनके ऊपर कई सारे प्रयास जरूर हुए हैं, चाहे वो व्हाइट हाउस की सुरक्षा का मामला हो, चाहे वो मायामी में गोल्फ कोर्स में हो, या अभी सैन फ्रांसिस्को या वेरेवर लॉस एंजलिस, जहां पर भी उनके ऊपर हमला करने के प्रयास किया गया वो हो, हवाई जहाजों की आपस में टक्कर हो, अभी दो हवाई जहाजों के बीच में जो मान्य डिस्टेंस होना चाहिए उससे कम डिस्टेंस रखा गया हो, ये तमाम चीजें जो हैं, इनको एकदम से बिल्कुल साइडलाइन में मुझे लगता है हम नहीं कर सकते। इसमें सुरक्षा एजेंसीज को ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्या इनका आपस में कोई लिंक है, और अगर लिंक है तो वो लिंक क्या, उसके तार कहीं ना कहीं जाकर के ईरान से जुड़ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से हालात बने हुए हैं, मैं ईरान के इसमें साजिश में शामिल होने से इनकार नहीं करूंगा। अब जहां तक सवाल सुरक्षा एजेंसियों का है, देखिए, अगर कोई ईरान के लोग वो रैकी कर रहे हैं, और जो फर्स्ट लेडी है आपके देश की, उसकी पूरी रूटीन की कहीं ना कहीं जासूसी हो रही है, वो भी मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ा सुरक्षा में भूल हो सकती है। क्योंकि आप कैसे आप अपने राष्ट्रपति की, देश की प्रथम महिला की सिक्योरिटी में इस प्रकार से सेंध लगने देंगे? तो अब मेरा मानना है कि ये यहाँ पर जो जिस प्रकार से हालात बन रहे हैं, ट्रंप के ऊपर बहुत ज्यादा इसका कहीं ना कहीं हमला होने के चांसेस हैं। दूसरी चीज आप इसको देखिए, मैं उससे ज्यादा डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन जब भी इलेक्शंस का समय आता है, आप याद करिए पिछले वाले इलेक्शन से पहले भी एक अटेम्प्ट हुआ था जी। फॉल्स फ्लैग है नहीं है, ये डिबेट करा जा सकता है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं कोई रिलेशन जो आने वाले मिड टर्म इलेक्शन हैं उससे भी होने की संभावना से इनकार नहीं कर सकते विवेक। क्योंकि वो आज जिस प्रकार की परिस्थिति है, एक तो बहुत कम इनके पास सीटों का मार्जिन है दोनों हाउसेस में, और दूसरा, हालात रिपब्लिकन पार्टी के बहुत ज्यादा दयनीय मुझे होते हुए नजर आ रहे हैं, ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से, युद्ध की वजह से, या किसी भी वजह से आप कहें। तो एक संभावना उसके साथ इसको जोड़ करके भी देखा जा सकता है। लेकिन इस सुरक्षा
भूल को समय रहते पकड़ लिया गया और राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर अटेम्प्ट नहीं हो पाया, और वो जो एयर में भूल हुई है उसका भी मुझे लगता है कोई ना कोई सुधार हो जाएगा। तो हालात नियंत्रण में मेरे हिसाब से हैं विवेक। नहीं, मुझे तो कभी कभी ट्रंप के ऊपर भी बड़ा शक होता है पांडे जी। ये भाई भी खुद बहुत बड़े खिलाड़ी आदमी हैं। भाई अमेरिका का सबसे ताकतवर व्यक्ति उसके आसपास हवाई जहाज टेक ऑफ करने से पहले भी 50 बार सोचेगा, और ये जानकारी हर एक सिस्टम के हर एक डीएनए तक होगी, और एक उसके जो स्टाफ के, मुझे लगता है जो वहाँ पर सफाई वाले जो साथी काम कर रहे होंगे उनके पास भी इंफॉर्मेशन होगी थोड़ी देर में जो है वो ट्रंप साहब की फ्लाइट जाने वाली है। तो ये अचानक से हमले बढ़ जाना, फिर विक्टिम कार्ड खेलना कि मेरी हत्या करवा सकता है, मुझे मार सकता है, ये मुझे लगता है वाइस वर्सा गेम तो नहीं चल रहा, क्योंकि ये WWE के बहुत बड़े फैन है, कई बार रिंग में लड़ भी चुके हैं। जय हिंद विवेक। और आप जो जिस प्रकार का चित्रण कर रहे हैं वो निश्चित रूप से संशय प्रकट करता है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है, तर्क ये है कि ट्रंप जिस प्रकार से बातें कहते हैं और मुंह फट होकर बोलते हैं वो निश्चित रूप से कई लोगों को भ्रमित करता है और कई लोगों को जो है नाराज भी करता है। और ईरान के साथ तो उनकी पुरानी दोस्ती है, क्योंकि जब जो उनका ईरान ट्रंप 1.0 में उन्होंने ड्रोन अटैक करवाया था सुलेमानी पर, जो आईआरजीसी के कुछ फोर्स के कमांडर थे, तो तब से ईरान ये चाहता था कि उसका बदला लिया जाए। और जब 2.0 में ईरान के साथ जो उनकी तनातनी बहुत ज़्यादा हो गई है और पूरा विश्व जो है इस समय आर्थिक तंगी और व्यापारिक संकट और सप्लाई चेन इशू से परेशान है, तो ऐसे केस में निश्चित रूप से ऐसे संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि अगर डायरेक्ट नहीं ऊपर अटैक हो पा रहा है तो कम से कम फिजिकली उनको टारगेट किया जाए। और उसी के श्रृंखला में ये पिछले 2 वर्ष में लगभग 4 प्रयास किए गए। लेकिन अगर हम देखें, ये तो मोटी मोटी बात है, मोटा नजरिए से, लेकिन अगर देखा जाए कि ये घटना जो बताई जा रही है, पकड़ा गया, कैलिफोर्निया जा रहे थे वो और गोल्फ कोर्स के पास बंदे को पकड़ा गया, ये 2 दिन पहले की घटना है, तो और वो बंदा लेके जा रहा है, तो ये कुछ कहना कि वो लिंक था और उसका उद्देश्य यही था, अभी थोड़ा सा आई थिंक बहुत ज्यादा आप इसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और क्योंकि हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं तो ये मान रहे हैं कि चल रहे हैं कि शायद वो डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के लिए ही प्रयास कर रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि ट्रंप वहां आने वाले थे, उनकी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। और निश्चित रूप से वो अमेरिका के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनकी सुरक्षा में अगर शेंद होती है तो इसका मतलब आम आदमी के सुरक्षा के प्रति भी लोगों की भावनाओं में असर पड़ेगा। अब ये देखना ही होगा कि जिस प्रकार से उनकी सुरक्षा के लिए घेरा बनाया जाता है वो बहुत ही विकट और बहुत ही मुश्किल है, और आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है, उसको घेरना बहुत मुश्किल काम है। और जब पिछली घटना हुई थी उसके बाद से जो पेरीमीटर में भी और फेंसिंग की हाइट बढ़ा के और नए बैरियर क्रिएट करने की बात कही, ये बात लेकिन अब आ रही है कि दूर उनके व्हाइट हाउस से दूर जो घटना हो रही है उसके लिए क्या है, तो उसके लिए 3 बहुत ही महत्वपूर्ण जो हैं वो उपाय किए जाते हैं। ये मल्टी लेयर्ड, प्रोएक्टिव और ग्लोबल ऑपरेशंस के तहत होता है कि व्हाइट हाउस की एक टीम जाती है, पूरा अध्ययन करती है, देखती है वहाँ क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, कहाँ से लोग आ सकते हैं, और वहाँ के जो लोकल सुरक्षा कर्मी हैं उनसे काफी इंटेलिजेंस लेती है, और ये काफी लंबे समय से चलता है। तो ये कहना कि उनकी सुरक्षा घेरे को भेद पाना सहज है, ये मेरे ख्याल से बहुत ही गलत होगा। लेकिन इसके बावजूद भी प्रयास हो रहे हैं, तो एक वो इंडिकेशन है, नैरेटिव है, क्योंकि सबको पता है कि उन तक पहुंचना लगभग असंभव सा है। तो लेकिन साथ में ये बताना कि उनके निर्णय, उनके सोचने की शक्ति, और जो वो कह रहे हैं कि ईरान समाप्त हो चुका है और ईरान के पास नेवी नहीं है, एयरफोर्स नहीं है, आर्मी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लगातार जहाज भेज रहे हैं, लगातार जो पेट्रोइट और थार्ड उनके खत्म होते जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि लगभग 75 to 80% उनके पेट्रोइट खत्म हो चुके हैं। तो ऐसे हालात में वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से इसके एक निजात पाई जाए, लेकिन साथ में जो ईरान पर चोट पहुंचाई गई है, ईरान निश्चित रूप से सैनिक तौर पर कहा जाए तो उससे मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि सक्षम नहीं है उतना। लेकिन अब उसको परोक्ष रूप में से अटैक करने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं, और उसी श्रृंखला का ये क्रम है। लेकिन मुझे मुश्किल है, एक मैं बात और जोड़ दूं कि मेराइन के बारे में, जो मेराइन 1 के हेलीकॉप्टर के बारे में जो बात की जा रही है, देखिए ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन ये भी साथ में कहा जा रहा है, आपने सही कहा कि दोनों के बीच में जो है 2.4 माइल्स की दूरी होनी चाहिए, जो कि लगभग ये हो जाता है 2.4 किलोमीटर्स, जो कि दूर होना चाहिए आपस में। दो, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा दूरी होनी चाहिए ताकि 2 जहाज हैं वो टकराए नहीं। लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि दोनों जो हेलीकॉप्टर और वो जो कमर्शियल एयरलाइन था, दोनों जो है एटीसी के कॉन्टैक्ट में थे। अगर कॉन्टैक्ट में थे तो इसको आम भाषा में कहा जाए तो कोई खतरा नहीं था ये।
लेकिन इसको जिस प्रकार से प्रकट किया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि शायद उनको मारने का प्रयास हो, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। निश्चित रूप से कुछ कुछ मतलब चीजें ऐसी जो डायरी इवेंट ऐसे हो गए हैं जिससे प्रतीत होता है कि शायद वो टकरा सकता था, लेकिन मेराइन वन भी जो है एक्सपर्ट्स उड़ाते हैं और वो लोग चुने जाते हैं जो कि जिनकी लॉयल्टीज के बारे में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होता। तो अभी ये संभावना है, देखिए जैसे माथुर सर ने कहा कि इनकार नहीं किया जा सकता किसी साजिश का, लेकिन ये बहुत ज्यादा जो है रिमोटली कनेक्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा पास में इसको कहा जाए कि ये पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि उनके को टारगेट करने का प्रयास रहा होगा। इंपॉर्टेंट बात है कि पुख्ता तौर पर नहीं किया कहा जा सकता है, लेकिन ठीक है, जांच का विषय है। लेकिन मैं दोनों एंगल से देख रहा हूँ कि ये तो या तो हमले बढ़ गए हैं अचानक से, तो अचानक से क्यों बढ़े, क्योंकि 28 फरवरी को अटैक हुआ उसके बाद से बढ़े। एक ही चेंज नजर आता है इस पूरे सिनारियो में। और अगर नहीं बढ़े हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने मिड टर्म इलेक्शन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसको एक ही तरीके से जीत सकते हैं, या तो अमेरिकन को सिंपथाइज कर दे वो, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। सारे ऑप्शंस ब्रेक हो चुके हैं और वो खुद भी ब्रोक हो चुके हैं ईरान वॉर में। इमरान खोखर साहब, अहमद मस्ती खान भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास भी चलेंगे। पहले खोखर जी। विवेक भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोगों ने जब से पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं और पूर्व तानाशाहों को पढ़ते हैं, तो तानाशाह जो होता है वो सबसे डरपोक इंसान होता है। हमेशा उसको एक चीज लगी होती है कि मेरे द्वारा जो ये पाप किए गए हैं, जो तानाशाही चलाई गई है, इसकी वजह से लोग मेरे खिलाफ हो गए, तो कहीं ये ना मुझे मार दे, कहीं वो ना मुझे मार दे। इवन जो उसके सबसे नियर डियर और क्लोज लोग होते हैं उन पर भी उसके शक की निगाह रहती है। ठीक इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के अंदर शांति लाने के लिए कोई काम नहीं किया। किसी का घर में से राष्ट्रपति उठा लिया, किसी का सुप्रीम लीडर मार दिया, किसी पर टेरिफ वॉर चला दिया, आर्म लाइसेंस वालों के खिलाफ हो गए, न्यूक्लियर का जो एक पूरा का पूरा फिनोमिना तैयार किया गया। इन सब चीजों को लेकर ईरान के राष्ट्रपति हो, अमेरिका के राष्ट्रपति हो, दुनिया के किसी भी देश के राष्ट्रपति हो, उनकी सुरक्षा का कंसर्न कहीं ना कहीं होता है। लेकिन चूंकि इस पूरे वॉर के अंदर अभी तक ट्रंप ने कुछ पाया नहीं है, तो जब उसको कुछ मिल नहीं रहा तो उन्होंने बोला इससे अच्छा अपन रोना शुरू कर देते हैं। अब रोना शुरू करने के लिए कोई ना कोई पॉइंट चाहिए। अभी जो ये प्लेन उड़ के जा रहा था, इन दोनों के बीच में अभी हमारे पांडे जी ने बताया कि अप्रोक्सीमेट 2.5 माइल का डिस्टेंस था। तो आप क्यों बेवजह एक नया प्रोपेगेंडा फिर खड़ा करना चाह रहे हैं कि ईरान मुझे मारना चाहता है? अरे ईरान तो अपने लोगों की सेल्फ डिफेंस में लगा हुआ है। दूसरी बात कि आपका जो कमर्शियल फ्लाइट है क्या वो ईरान की थी? और क्या अगर आपको लग रहा है कि ईरान के अंदर इतने सारे प्रॉक्सीज मौजूद है अमेरिका के अंदर ईरान के, तो आपकी एफबीआई सीआईए क्या कर रही है साहब? पूरी दुनिया के लोगों की जासूसी तो वो करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, और अमेरिका के अंदर रहते हुए ईरानी जासूस को पकड़ नहीं पा रहे हैं। ये कुल मिलाकर पूरा प्रोपेगेंडा है। इस वॉर से बाहर एग्जिट लेने का कहीं ना कहीं एक सिस्टम उनको चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। कभी जाते हैं, फिर उनको नेतन्याहू अंदर धकेल देते हैं, फिर वो निकलने की कोशिश करते हैं, आर्म लावी फिर इनको पकड़ कर अंदर ले लेती है। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि मुझे 2-3 महीने के बाद वापस जनता के सामने जाना है, उस जनता के सामने जाना है जिससे मैंने ये वादा किया गया था कि मैं नो वॉर प्रेसिडेंट रहूंगा, यानी मैं वॉर में इन्वॉल्व नहीं रहूंगा और दुनिया के अंदर अच्छी व्यवस्था दूंगा। और उसने क्या किया? उसी प्रेसिडेंट ने पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया। उसी प्रेसिडेंट ने अपने ही लोगों के साथ वादा खिलाफी की, दुनिया के साथ वादा खिलाफी की, और दुनिया के साथ में अशांति फैलाने में अपना काम किया, और फिर भीख मांगनी है उनको शांति के नोबेल पुरस्कार की। और जब नोबेल पुरस्कार कमेटी नहीं कहती है तो जिस दिन को नोबेल पुरस्कार मिला है उनके पास खड़े होकर फोटो खिंचवाते। ये क्या लेवल है दुनिया के राष्ट्रपति, दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमी का, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर के प्रेसिडेंट का? इन डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्ज वॉशिंगटन से लेकर ओबामा तक या जितने भी राष्ट्रपति, उन सबकी डिग्निटी को कहीं ना कहीं डिवेल्युएट किया है। इस तरह के राष्ट्रपति नहीं हुआ करते थे। इस जगह पर आइजनहॉवर हुए, इस जगह पर जॉन एफ कैनेडी हुए, इस जगह पर ऐसे नाम हुए जिनकी दुनिया के अंदर आज नाम है। लेकिन उनके साथ फिर एक ऐसे व्यक्ति का भी नाम आएगा जो एप्स्टीन फाइल के अंदर कल्पित रहा हो, एक ऐसे व्यक्ति का भी नाम आएगा जो WWE वैसे मजाकिया खेल के अंदर इन्वॉल्व रहा हो, ऐसे भी व्यक्ति का नाम आएगा जो पोर्न के हब के लॉबी के अंदर काम करने वाले व्यक्ति हुए। सारे काम इनके साथ ये पाप हैं, और इनको पाप को छुपाने के लिए ये ईरान को कहीं ना कहीं ढाल बना रहे हैं। अगर अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका के अंदर सुरक्षित नहीं है तो इट इज डायरेक्टली ब्लेम ऑन द FBI, CIA
सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट एजेंसीज ऑफ द यूएसए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चुनाव है, मतलब चुनाव की वजह से ही ऐसा हो रहा है। अहमद साहब, यूएसए में क्या खबर है? जी हाँ, अमेरिकन इलेक्शंस अभी मिड टर्म जो है वो जाहिर है कि बहुत इम्पोर्टेंट मिड टर्म हो रहा है अभी जो आएगा। और ये जो जंग शुरू हुई है वही सारे लोगों के जहन में बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है कि ये जंग क्यों शुरू हुई और इसका नतीजा क्या निकलेगा और इससे अमेरिका के को क्या नुकसान और क्या फ़ायदा हुआ है। ये मेन एक एजेंडा है इस वक्त। तो इसी सूरत हाल में आपको, इसी पस मंज़र में आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा। हाँ, अब हमारे मौसूफ प्रेसिडेंट ट्रंप के थोड़ी सी कमज़ोरी ये है कि उनके कान में जो लोग, आखिर आदमी जो उनके कान में जो कहता है ना, 10 लोग जो लोग बैठे हैं और उनमें से आखिरी बंदा जो उसके कान में कुछ डाल देता है तो उसी के ऊपर वो उनकी सुई अटक जाती है। अब बहुत सारे मामलों में इसी तरह करते हैं, न सिर्फ बैरूनी मामलात में बल्कि अपने अंदरूनी छोटे छोटे मामलात में भी वो इसी किस्म का रवैया इख्तियार करते हैं। आपको मालूम होगा कि वो यहाँ पर ये जो एक रिफ्लेक्टिंग पूल है उसके ऊपर मामला चल रहा था कि भाई इसको किसने नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने किसी के ऊपर, बेगुनाह के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। वो डिस्ट्रिक्ट जो अटॉर्नी है वाशिंगटन डीसी के, उन्होंने कहा नहीं भाई ये नहीं हुआ है, ये नाकिस तौर पे काम हुआ है। लेकिन वो जो कंपनी ने काम किया उसके जो बड़े हैं डग बर्गम, जो इनके इदारे के, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब के कान में वही झूठ खबर डाली कि नहीं ये तो जो है आर्सनिस्ट ने ये किया है और रिफ्लेक्टिंग पूल को नुकसान पहुंचाया है। तो ट्रंप साहब जो है उन्हीं के बात में आकर जो है अपने ही जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी थे जिनीन पीरो, उनके लिए कह रहे थे कि ये गलत कह रही हैं जी। तो ये थोड़े कान के कच्चे हैं हमारे सदर, और इनको जो आखिरी शख्स, अब देखें ना, इनकी कमजोरियों का बाहर मुल्क के लोग भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। उनको मालूम है कि इनको बड़ी खुदनुमाई का काफ़ी शौक़ है। तो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान, खुसूसन जो पाकिस्तान की लीडर है, वो इनकी किस तरीके से झूठे अंदाज में इनकी तारीफ़ें करती हैं, इनकी खुशामदी करते हैं, इनको गलत गलत बात करते हैं ताकि इनको खुश करें। आपने देखा होगा आसिम मुनीर और ये शहबाज शरीफ। तो ये इसके जो इनकी जो कमज़ोरी हैं इनका लोगों को पता है, और जो शातिर और मक्कार लोग हैं वो इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। जी जी। तो चुनाव की वजह से आप कह रहे हैं कि चुनाव की वजह से डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए, और उनकी अप्रूवल रेटिंग भी जो है वो -61 चल रही है। तो ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि ट्रंप के इर्द गिर्द इतने खतरे दिख रहे हैं या फिर दिखाए जा रहे हैं। माथुर साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल विवेक, यही मैं थोड़ी देर पहले भी कहने का प्रयास कर रहा था। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसा कि अमर भाई ने कहा कि उन्होंने ये अपने आप को एक शांति का राष्ट्रपति बना करके सेकंड टर्म को स्टार्ट किया था, और उसके बाद से अमेरिका ने इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्ट अटैक्स किए हैं 7 देशों पर: सोमालिया, नाइजीरिया, वेनेजुएला, सीरिया, इराक, ईरान, यमन। 7 देशों पर अमेरिकन फोर्सेस ने हमले किए हैं। जब आप किसी बेसिस के ऊपर इलेक्शन को जीत करके आते हैं और फिर वो आप अपने देश को वो दे नहीं पाते, और उसके बाद वो फरवरी में इन्वॉल्व हो गए इतनी जबरदस्त लड़ाई में, तो मेरा ये मानना है कि वो हर वो प्रयास करने की कोशिश कर सकते हैं जो कि उनको एक पॉसिबल विक्ट्री दिलवा सकता है इलेक्शंस में। बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इनका जो मार्जिन है वो बहुत ही कम है। अभी जो एक बिल पास हुआ है हमलों का और पैसों का, वो बिल 1 वोट से पास हुआ है। आप समझ सकते हैं कि 2 या 4 सीटें भी कम आ गई तो ये एक रबर स्टैंप प्रेसिडेंट रह जाएंगे अमेरिका। वो इस बात को समझते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उनको लगता है कि किसी भी प्रकार से मैं इस इलेक्शन को इन्फ्लुएंस अगर कर सकूं, वो इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो मतदाता उनके खिलाफ हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि उन्होंने एक भी प्रॉमिस, मुझे नहीं लगता वो अपना फुलफिल कर पाए हैं। उन्होंने जो टैरिफ वॉर किया, आप देखिए विवेक,
उस टेरिफ वॉर का इकोनॉमिक बैकलैश जो अमेरिका में हुआ है उससे अमेरिकी जनता परेशान है। जो हॉर्मूज बंद हुआ है उससे अमेरिका को इकोनॉमिक इश्यूज हो रहे हैं, तेल की कीमतें वहां पर भी बढ़ रही हैं, बिल्कुल सही वहां बात। पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इसलिए ये संभावना है विवेक कि वो कोई भी इस प्रकार का रास्ता अपनाए। मैं कह नहीं रहा कि अपना रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये फॉल्स फ्लैग है, लेकिन इसका प्रोपेगेंडा मुझे लगता है वो जरूर करेंगे। और हर बार वो यही कह रहे हैं कि मुझे खतरा है, मेरी जान को खतरा है, मैं आपके अमेरिका के लिए पूरी दुनिया से लड़ रहा हूं और मेरी जान को खतरा है। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है अपनी पॉपुलैरिटी को रिस्टोर करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, और पांडे सर ऐसा हो चुका है, पिछली बार जब इलेक्शन हारे तो कैपिटल हिल की तस्वीर किसी के जहन में ना हो, मुझे नहीं लगता। कैपिटल हिल पर जो हुआ वो तो सबको याद है। देखिए, ये इनके हमें अपना लक्ष्य हासिल करना है, ये लगभग हर राजनीतिक का जो है वो अप्रोच होता है, तो शायद उसी श्रृंखला में करना था। लेकिन निश्चित रूप से चिंता का विषय है जब वो पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। उनके जो निर्णय है, उनकी अप्रोच है, जो सोच है, वो पूरे विश्व को आर्थिक रूप से और सप्लाई चेन को प्रभावित कर रही है। जो सोचिए, जो डेवलप कंट्री है वो तो गुजारा करने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन जो अंडर डेवलप कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज, ग्लोबल साउथ जिसकी कि भारतीय प्रधानमंत्री बाबा चर्चा करते हैं, सोचिए उन पर कितना भारी कुठाराघात हो रहा है। भारत खुद विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने कूटनीतिक संबंधों द्वारा चीजों को सामान्य बनाने में लगा हुआ है। लेकिन उनको सोचना चाहिए कि आप हासिल क्या कर रहे हैं, अचीवमेंट क्या है आपका। आप, उनके नेवल कमांडर ने कह दिया कि उनके जो 3 वॉरशिप्स हैं वो अंडर स्ट्रेस हैं, उनके मेंटेनेंस के इश्यूज आ रहे हैं, आपके असला खत्म हो रहे हैं, और जो प्रोडक्शन टीम है वो कोल्ड वॉर के लिए तैयार हो रही थी। लेकिन आप जिस प्रकार से लड़ाइयां आप कर रहे हैं और इतना बड़े एक्सिस पर चीजें फैला रहे हैं, एक तरफ वेनेजुला था, एक तरफ यहाँ आप हैं, फिर सीरिया, यमन और कई जगह जो है वो चीजें को बढ़ रही हैं। अभी हूती के साथ भी जो है एक्शन बढ़ेगा, तो इजराइल को भी आपको सपोर्ट करना है, यूरोप को भी सपोर्ट कर रहा है। तो आप चाहते क्या है? क्या इन सब चीजों का उपाय केवल मात्र हथियार उठाना है? क्या हम शांति से बैठकर बात का सुलझाना कर सकते हैं? भारत हमेशा कहता रहा है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी ये 2 बहुत महत्वपूर्ण जो टूल हैं जिससे कि कोई भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। ठीक तो मतभेद होते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए, जैसा कि हमारी सोच रही है। तो ऐसे हालात में अब समय आ गया है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि इससे भागने के बजाय वो समस्याओं को सही रूप से उनका हल निकालने का प्रयास करें, जो कि अपने इर्द गिर्द जो उनके लोग हैं जो एक अलग एजेंडा के साथ चल रहे हैं, वो जो है उस पर ध्यान दें। एक और मजेदार फैक्टर मैं लाना चाहूंगा यहाँ पर कि अगर उनके देखा जाए कि खुद की पर्सनल जो प्रॉपर्टी है उसमें कितना निखार आया है। 2017 में उनके पास जो रेवेन्यू थी $594 मिलियन थी, अब वो बढ़ के 2.24 बिलियन हो गई है। तो ये भी बताता है कि शायद उनके व्यवसायिक कारण भी उनके एक जो एजेंडा है उनका पर्सनल उसमें भी है, और वो अगला चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। खैर, अब क्या होगा क्या नहीं होगा उस समय की बात है, लेकिन आज की स्थिति में ये जरूरी है कि पूरे विश्व में शांति के लिए, पूरे विश्व को जो आपूर्ति चेन जो डिस्टर्ब है उसको रिस्टोर करने के लिए ये जरूरी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले, शांति स्थापित हो और लोग जो है पुनः अपने जो है आर्थिक जो तंगियां उनके पास विषमताएं आई उनको उनका सामना करें उन चुनौतियों का, और अपने जो शिक्षा के लिए और ज्ञान के लिए और आपस में एक दूसरे सहयोग के लिए जो आवश्यकता चीजें उन पर ध्यान दें। लेकिन हथियारों के आदान प्रदान में चीजें बिगड़ेंगी, क्योंकि हिंसा से हिंसा ही बढ़ती है और युद्ध किसी समस्या का, क्योंकि समस्या का हल नहीं रहा है, समस्या युद्ध खुद समस्या है। और हम देख रहे हैं वो युद्ध किस प्रकार से हमारे लिए एक ऐसी समस्या बन गया जिसका कि हल निकालना अभी मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल। खोखर साहब, आपको क्या लगता है, क्या इलेक्शन तक ऐसा ही चलता रहेगा? देखिए, मुझे तो लगता है कि इलेक्शन ऐसा नहीं चलेगा। इलेक्शन से पहले हो सकता है अपने ऊपर कुछ बड़ा हमला भी करवा ले, क्योंकि नोटंकी करने में ये बहुत मास्टर हैं और प्रोपेगेंडा एक हमला हुआ भी था जो, देखिए वैसे तो हम चाहते हैं कि भाई हर कोई स्वस्थ रहे और उनकी जान को कोई खतरा ना हो, लेकिन इलेक्शन कैंपेन में भी इनके ऊपर हमला हो चुका है। विवेक भाई, हम भी यही चाहते हैं कि दुनिया का हर इंसान शांति के साथ रहे, दुनिया का वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, हम भी उसकी भी स्वस्थ होने की कामना करते हैं, अच्छे रहने की कामना करते हैं। हम उस सोच के लोग नहीं है, लेकिन एक इंसान अपनी जिद पाने के लिए चुनाव के अंदर अपनी आपकी वैल्यू को शो करने के लिए और उस फिगर को पाने के लिए जिससे वो आने वाले 2 साल एक एक्टिव प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर सके, वो कुछ भी करा सकते हैं। सियासत है सर, सियासत के सीने में दिल नहीं होता। ये सियासत, ये कुर्सी, ये सत्ता, ये कुछ भी करा सकती है। ये सत्ता वो होती है जो अपने को मरवा देते हैं लोग, वो सत्ता वो होती है जो पूरी तरीके से एक तानाशाही वाला रवैया अंदर आ जाता है, इंसान के अंदर अहम आ जाता है, वो कुछ भी कर सकता है। और जब दुनिया का सबसे बड़ी पावर का राष्ट्रपति हो और उसको आने वाले 2 साल अच्छे तरीके बिल्कुल इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता खोखर साहब कि हो सकता है कि ट्रंप के ऊपर कोई बड़ा अटैक भी हो जाए इलेक्शन से ठीक पहले,
क्योंकि हमने इलेक्शन कैंपेन के दरमियान भी ऐसे हादसे देखे और हमने कैपिटल हिल वाला वो नज़ारा भी देखा है, जिस तरह से तस्वीर सामने आई थी जब ट्रंप इलेक्शन हार गए थे। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, वक्त एक ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।